प्यारे बच्चों, क्लास 11th JCRT द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसमें से हम लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने सेट 2 का अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिए। आज हम लोग सेकेंड पार्ट के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। ये इकोनॉमिक्स सेट 2 का मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ा से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है बच्चों 0 से 5 से 10 और बारंबारता दिया हुआ। तो वर्ग अंतराल को हम लोग x मानेंगे या क्लास इंटरवल भी, यहाँ CI भी लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10 है, ये लिख दिए। उसके बाद बारंबारता को हम लोग f करेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों 6 घर बनाएंगे। पहला घर आपका f कहलाएगा, ये दूसरा घर है, फिर तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, छठा घर, ये आपका टैली मार्क हो जाएगा। उसके बाद दूसरा घर से 2 घर में 2-2 का जोड़ी 2 घर में बनाएंगे। 2-2 का जोड़ी कितना 2 घर में बनाना है और 3-3 का जोड़ी है सो 3 घर में बनाना है। इसको ध्यान रखना बच्चों। तो हम लोग 2-2 का जोड़ी बनाएंगे कैसे, तो ये 7 और 9 को जोड़ देंगे और इसके ठीक बीचों बीच में कितना लिख देंगे 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 16। तो यहाँ 16 आपका क्या है बीच में लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग 11 और 28 का जोड़ी बनाएंगे तो 39 हो जाएगा जो लिखा हुआ है। फिर 30 और 22 का जोड़ी बनाएंगे तो 52 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 52, उसके बाद 7 और 5 का जोड़ी बनाएंगे तो 12 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पहला जो लाइन है इसको छोड़ के यहाँ 9 और 11 से फिर जोड़ी बनाएंगे। तो 9 और ये तीसरा घर में हम लोग पहुँच गए। 9 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 20। फिर आपका 28 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58। उसके बाद 22 और 7 को जोड़ देंगे तो 29। इसका जोड़ी नहीं बन रहा है, जोड़ी मतलब इसका कोई जोड़ीदार नहीं है तो ये 5 को छोड़ देंगे, हम लोग इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग अब 3-3 का जोड़ी 3 घर में बना, तो 3 घर शुरू करते हैं कौन 7, 9 और 11। 7, 9 और 11 को हम लोग जोड़ देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 27। फिर 28, 30 और 22 ये तीनों को जोड़ देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 80। अब इसका 3 का जोड़ी नहीं बन रहा, मतलब 7 और 5 है, एक और नंबर तो नहीं है, तो इसका जब 3 का जोड़ी नहीं बन रहा है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये घर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये 5वां घर को देखते हैं। तो यह 5वां घर में जब जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट किए थे 5 से, तो ये वाला बॉक्स को छोड़ देंगे और हम लोग फिर यहाँ सेकेंड वाला से स्टार्ट करेंगे। मतलब 9, 11 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 48। फिर आपका 30, 22 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 59। इसका जोड़ी नहीं बन रहा है, छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग छठा घर को तैयार करेंगे। छठा घर कहाँ से, जैसे पहला यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये पहला घर को छोड़ देंगे। फिर दूसरा घर में 5वां घर को दूसरा से स्टार्ट किए थे, इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग तीसरा घर से स्टार्ट करेंगे। मतलब तीसरा घर से स्टार्ट करने का मतलब हुआ कि 11, 28 और 30 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 69। उसके बाद 22, 7 और 5 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 34। इसको जोड़ दिए बच्चों। उसके बाद F में जो सबसे बड़ा अंक है उसको हम लोग गोल कर देंगे तो 30 है। इसमें सबसे बड़ा है 52, इसमें 58, इसमें 80, इसमें 59, इसमें 69, सबको गोल कर दिए। अब 30 क्या है ये वाला लाइन में है तो ये लाइन में एक लाइन खींच देंगे, मतलब टैली मार्क आपको निकालना है। फिर है आपका 58 बड़ा है तो 58 किस घर में है 28 से शुरू कीजिए। 28 इसमें है और इसमें है, इसमें एक एक लाइन खींच देंगे। फिर 52 का हो गया। अब 58, सॉरी 52 का नहीं खींचे थे तो 52 का हम लोग फिर से खींचते हैं, गड़बड़ा गए बच्चों। पहले 30 वाला 30 है बड़ा तो 30 ये लाइन में है तो इसमें एक लाइन खींच देंगे टेली मार्क। उसके बाद है 52, तो 52 30 से शुरू है तो 30 से खींचना शुरू कीजिए 1 और 2, मतलब 30 के नीचे 22 वाला लाइन में यहाँ पर हो जाएगा। फिर है 58, 28 से शुरू है। 58 का 28 और 30 को जोड़ने पर आया है तो एक लाइन 28 वाला में और एक लाइन आपका 30 वाला में खींच देंगे तो यहाँ टोटल 3 लाइन हो जाएगा। फिर 80 को 80 कितना घर को जोड़ने पर आया है तो 3 घर को जोड़ने पर, किसको 28, 30 और 22। तो 28 से हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ एक लाइन, फिर इसके नीचे एक लाइन, फिर एक इसके नीचे एक लाइन।
उसके बाद बच्चों यहाँ मेरा 4 लाइन हो गया। उसके बाद 59 कहाँ से शुरू है, 30 से। तो 30 वाला में 4 के बाद एक ऐसे काट देना, मतलब 4 लाइन के बाद एक ऐसे काटना है, इसको लोग 5 कहते हैं। तो 5 हो गया, उसके नीचे और उसके नीचे कर देंगे। फिर 69 का भी इसी तरह बना देंगे। ये मेरा टैली मार्क जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये लाइन में आपका क्या है, कोई लाइन नहीं है, मतलब ये 0 है। ये लाइन में भी 0 है। ये लाइन में 1 है तो 1 लिख दिए। यहाँ पर 3 टैली मार्क है तो 3 लिख दिए। यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 जो कटा, और ये 6 है। यहाँ 3 है लाइन और यहाँ पर 1 लाइन है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे। टैली मार्क निकालने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है बच्चों, 6। तो 6 का x में देखें, किसमें x आ रहा है, यहाँ पर। मतलब जो आपका मोड है वो आपका 20 से 25 क्लास इंटरवल में लाइज करेगा। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 20 और 25 के बीच में ही आना चाहिए, ना 25 से ज़्यादा होना चाहिए ना 20 से कम। तो हम लोग यहाँ आगे लिखेंगे, इसलिए मोड लाइज बिटवीन 20 से 25 इन क्लास इंटरवल। अब बच्चों जिसमें आपका लाइज किया, किस में लाइज किया, 20 से 25 में। तो ये जो 20 है वो आपका L1 कहलाएगा, 25 है वो L2 कहलाएगा। मतलब 20 L1 25 L2। और इसका जस्ट इसमें लाइज किया है, क्योंकि 6 इसी में न था, तो इसका जस्ट ऊपर वाला जो 28 है वो मेरा F0 कहलाएगा। जिसमें लाइज करेगा वो मेरा F1 कहलाएगा, और ये इसके नीचे वाला मेरा F2 कहलाएगा। अब ये हमको F0 पता है, F1 पता है, F2 पता है। तो हम लोग यहाँ पर उसको क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे। कैसे लिखे हैं, यहाँ देखिए, L1 कितना लिखे हैं, 20, L2 25, F1 30, F2 22 और F0 28। तो मोड क्या होगा, वाट। तो यहाँ मोड का फॉर्मूला होता है बच्चों, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे। तो मोड बराबर 20, L1 कितना है बच्चों, तो यहाँ देख सकते हैं 20, तो 20 का 20 लिख दिए, प्लस F1 मेरा कितना है, तो F1 देखिए कितना है 30, तो 30 लिख दिए। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस F0 कितना है बच्चों, तो 28, 28 लिख दिए। फिर 2 गुना है F1 से, तो 2 ब्रैकेट डाल देंगे, मतलब गुना, और फिर है ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे F1 का मान। F1 का मान कितना है, 30 लिख दिए। फिर माइनस F0 मेरा कितना था, 28। फिर F2 मेरा कितना है, तो F2 है 22, 22 लिख दिए। और इधर है L2 माइनस L1, तो 25 माइनस 20 कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ 20 का 20 प्लस का प्लस, 30 में 28 को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 2 को 30 से गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा। और 28 और 22 को जोड़ देंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस साइन रहेगा। तो यहाँ पर 28 और 22 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और माइनस साइन रहेगा तो माइनस 50 हो जाएगा। और यहाँ पर घटाए हैं बच्चों, 25 में 20 को घटा दिए तो 5 बच गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 60 में 50 को घटा देंगे तो 10 बचेगा बच्चों। और यहाँ पर क्या है, 20 का 20 रहा, और ये 5 को 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे भी 10, 10 10 कट कर कितना हो जाएगा, 1। तो 20 को 1 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, मोड मेरा 21 आ जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। पिता x एवं उसके पुत्रों y के कदों की माप नीचे इंचों में दिया गया है। इन दोनों के बीच सहसंबंध गुणांक को परिकलित कीजिए। तो यहाँ x दिया हुआ है बच्चों और y दिया हुआ है। तो x को हम लोग क्या मानेंगे, पिताओं की ऊंचाई, और y है मेरा पुत्रों की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, x और y को गुना कर दिए, तो x y निकल गया, गुना कर दीजिए। 65 को 67 से गुना कर दिए तो 4355 आ जाएगा। 66 को 56 से गुना करें तो 3696 आ जाएगा। फिर 56 को 65 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। इस तरह इसको हम लोग गुना करें, एक्स वाई हो गया। अब उसके बाद x का स्क्वायर करेंगे। x का स्क्वायर मतलब यहाँ 65 है आपका, 65 है तो 65 को 65 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा बच्चों, एक्स स्क्वायर 4225। फिर आपका कितना है, 66 है, 66 गुने 66 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना बच्चों, 4356। इस तरह आप एक्स स्क्वायर निकाल लीजिएगा। फिर y का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब 67 गुने 67 तो कितना हो जाएगा मेरा 4479। तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद सभी को हमको जोड़ देना है। y स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर कितना आ जाएगा, इतना, सिग्मा x स्क्वायर आ गया इतना, सिग्मा x y इतना, सिग्मा y इतना, सिग्मा x। अब ये मेरा फॉर्मूला है बच्चों। ये फॉर्मूला क्या है, r बराबर मतलब सहसंबंध या कोरिलेशन बोले, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध r होता है, बराबर सिग्मा x y माइनस सिग्मा x गुना सिग्मा y बट्टा n
और सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब पूरा का नहीं है, केवल सिग्मा एक्स का स्क्वायर है, और फिर बट्टा एन, फिर सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर बट्टा एन। इस पर हम लोग मान बैठा देंगे बच्चों देख देख के। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई कितना था यहाँ पर, तो सिग्मा एक्स वाई कितना है 36,118। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग बच्चों 36,118। सिग्मा एक्स कितना है मेरा, तो 534, तो यहाँ 534 लिख देंगे बच्चों। और फिर है सिग्मा वाई इसके बगल में कितना है बच्चों 540 लिख दिए। उसी तरह देख देख के सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर भी देख ही लीजिए कितना है, ये है मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर 35,788, यहाँ पर लिख दिए बच्चों। इस तरह देख देख के मान बैठा देंगे यहाँ पर सारा, और उसको सॉल्व करेंगे। ये सेम का सेम रह गया, इसको इससे गुना कर देंगे बच्चों 534 को 540 से, तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2,88,360 बट्टा फिर 8 है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 534 गुने 534 कर देंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। और यहाँ पर 540 गुने 540 करेंगे तो इतना आ जाएगा, बट्टा में 8 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 को इसमें भागा लगा देंगे तो इतना आ जाएगा 36,045। और यहाँ ये तो है ही, माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों माइनस हुआ तो 73 आ गया। फिर ये लिखा 8 को इसमें भागा देंगे तो इतना आ जाएगा बच्चों, और 8 को इसमें भागा देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो माइनस करके 73 आया, ठीक है। अब इसको इससे घटा देंगे, माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 143.5, और इसको इससे माइनस करेंगे तो 194 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 73 का 73 हो गया, 143.5 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 11.98 आ जाएगा, और 194 का वर्गमूल आ जाएगा 13.93 आ गया। ये दोनों आपस में गुना है इसलिए बीच में गुना लगा दिए, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे इतना आ जाएगा। अब इसको ऊपर वाला से भागा लगा देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0.44। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है, समझाइए। तो आंसर है इसका बच्चों, निर्धनता और बेरोजगारी के बीच प्रत्यक्ष संबंध है। बेरोजगारी के कारण गरीबी पैदा होती है तथा बेरोजगारी गरीबी का कारण बनती है। बेरोजगारी गरीबी का संकेत है जो भूख, अवसाद, ऋणग्रस्तता आदि की ओर ले जाता है। एक बेरोजगार व्यक्ति के पास पैसे कमाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है और वो स्वयं और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता है। वह और उसका परिवार गुणवत्ता शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकता तथा उसके पास आय अर्जन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। हम लोग इस चक्र को देख सकते हैं बच्चों, निर्धनता और बेरोजगारी के संबंध को वित्तीय चक्र है। सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी है, चित्र नहीं बना पाइएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बेरोजगारी। फिर बेरोजगारी जब रहेगा तो क्या होगा, आय का कोई साधन नहीं होगा, मतलब कोई कमाई नहीं होगा। जब कमाई नहीं होगा तो क्या होगा, आधारभूत आवश्यकता पूरा कर पाने में हम लोग क्या होंगे, असमर्थ होंगे। जब असमर्थ होंगे तो क्या होगा, निर्धनता में ही रहना पड़ेगा, मतलब हम लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे। और जब गरीब रहेंगे तो हम अपने बाल बच्चा को या पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, काहे कि पढ़ाई लिखाई आजकल बहुत महंगा हो गया है, तो शिक्षा और कौशल में कमी आएगी। और जब शिक्षा और कौशल में कमी आएगी तो फिर भी हम बेरोजगार ही रहेंगे, काहे कि हमको कहीं काम ही नहीं मिलेगा। तो इस तरह निर्धनता और बेरोजगारी में संबंध स्थापित हुआ। तो बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 नंबर, भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्या क्या है, व्याख्या कीजिए। तो भारत जैसे देश में मानवीय पूंजी निर्माण की विशेष भूमिका होती है, किंतु इस मानव पूंजी के निर्माण में अनेक समस्याएं होती है जो कि नियमानुसार निम्नलिखित है। पहला, निम्न प्राथमिकता क्षेत्र, आर्थिक विकास के लिए कृषि, उद्योग आधारित संरचना आदि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण मानवीय पूंजी निर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मानवीय पूंजी निर्माण उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। दूसरा है क्षेत्रीय विषमताओं का होना, मानव पूंजी निर्माण में विस्तृत पैमाने पर क्षेत्रीय विषमताएं विशेष बाधा पहुंचाती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस तरह की विषमताएं बहुयात में देखी जाती, मतलब बहुत संख्या में देखी जाती, जैसे कि शहरों में शिक्षा स्वास्थ्य विशेष रूप से पाई जाती, जबकि ग्रामीण अधिकांशतः इन्हीं बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है पर्याप्त वित्त का ना होना। तो देश में मानव पूंजी का निर्माण उस देश में सर्वांगीण विकास के लिए विशेष भूमिका करते हैं, लेकिन पर्याप्त वित्त के अभाव में मानव पूंजी के निर्माण में समस्या आ जाती है। चौथा है निम्न उत्पादकता का होना, चूँकि मानवीय पूंजी निर्माण के बिना उत्पादकता में वृद्धि करना असंभव है, जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसमें भी नियोजित तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण देकर हम उत्पादकता में अभूतपूर्व सुधार
कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है बच्चों जनसंख्या वृद्धि। देश में व्याप्त जनसंख्या के लिए जितनी मानव पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, जनसंख्या इसके अनुपात में कहीं ज़्यादा बढ़ रही है। फलस्वरूप यह समस्या एक सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने उभर रही है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, धारणीय विकास क्या है, इसकी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो धारणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेटलैंड ने 1987 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। परिभाषा वुडलैंड आयोग के द्वारा। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए बिना पूरी की जाती है, धारणीय विकास कहलाती है। 1987 ईस्वी में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा दी। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा स्थानीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अतः पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास को सतत नहीं बनाया जा सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर धारणीय विकास की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है मानव को प्रमुख स्थान। तो धारणीय विकास की प्रक्रिया में व्यक्तियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस प्रकार धारणीय विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भावी विकास से समझौता किए बिना ही करता है। इस प्रकार धारणीय विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास पर भी ध्यान रखा जाता है। दूसरा है समानता पर जोर। यह वितरणात्मक अंतर पीढ़ी मतलब विभिन्न पीढ़ियों के बीच और अंतर पीढ़ी एक ही पीढ़ी के विभिन्न वर्गों के बीच समानता पर जोर देती है। धारणीय विकास समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। इस संकल्पना में प्रत्येक व्यक्ति को न केवल कुछ विशेषाधिकार व्यक्तियों को उचित अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा पॉइंट है मानव विकास। तो धारणीय विकास में गरीबी को कम करने पर, रोजगार पर, सामाजिक एकीकरण, पर्यावरण के नवीनीकरण पर जोर देने के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अधिक विनियोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाता है। चौथा पॉइंट है धारणीय संरक्षण। तो विकास की लागत, विशेषकर पर्यावरण हानि की लागत के बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः पर्यावरण के संरक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अतः यहाँ हो जाएगा अतः धारणीय विकास प्रकृति और वातावरण के संरक्षण के अनुकूल होता है। धारणीय विकास की आवश्यकता है। तो धारणीय विकास की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला, मानव जनसंख्या की पर्यावरण की धारणा क्षमता के स्तर तक स्थिर करना होगा। प्रौद्योगिकी प्रगति आगत निपुण हो, न कि आगत उपभोगी। किसी भी स्थिति में नवीनीकरण संसाधनों की निष्कर्षता की दर पुनर्सृजन की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर नवीनीकरण संसाधनों की अपक्षयन दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। और प्रदूषण के कारण उत्पन्न अक्षमताओं को सुधार किया जाना चाहिए। धारणीय अथवा सतत विकास की शर्त। तो धारणीय अथवा सतत विकास की प्रमुख शर्त निम्नलिखित है। पहला क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। सतत विकास की पहली शर्त यह है कि देश के गैर पुनरुत्पादकीय एवं पुनरुत्पादकीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रदूषण रहित विकास। तो उत्पादन की ऐसी विधियों को अपनाया जाना चाहिए जो पर्यावरण मतलब प्राकृतिक व्यक्तियों तथा रोजगार के अनुकूल हो। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण व जल प्रदूषण आदि न्यूनतम संभावित स्तर पर होना चाहिए। वस्तुतः सतत विकास हरित GNP पर जोर देता है, जिसमें प्राकृतिक पूंजी में घिसावट को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। सतत विकास में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि दीर्घकालीन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की दर में वृद्धि होने के साथ साथ लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सके। तो इसके लिए है पहला पॉइंट सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण आदि। दूसरा है मानवीय न्याय, सुरक्षा व रोजगार के अवसरों की उपलब्धता। तीसरा है भावी पीढ़ियों को संरक्षण। चौथा है आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल विकास नीतियों का अनुपालन। तो बच्चों ये थे विभिन्न पॉइंट। सेट 2 इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। बाय बाय।